प्रेमचंद की कहानियाँ हमने समझी थी। अब प्रेमचंद की कहानियों के बाद प्रेमचंद की कहानियों के बाद हमने गोदान का आधार लिया था ज़रा-सा, पर फिर भी अब ज़रूरत हमें महसूस हो रही है कि उसी क्रम में एक दिन पहले के जो आधार हमने लिया था कि वहाँ पे आदर्शोन्मुखी यथार्थ की कहानियाँ आगे बढ़कर पार तक पहुँचती हैं। चीज़ों को थोड़ा और स्पष्ट तरीके से, ना कोई लाग-लपेट, ना कोई छिछली भावुकता, सारी चीज़ें गायब होने लगी थी। लेकिन उन स्थितियों, परिस्थितियों के गायब होने के बाद एक चीज़ नया आधार मिलता है हमें। क्या नया आधार मिलता है? कि जो कला है, कला के लिए हो या जीवन के लिए, इस उलझन में पड़े बिना भी मैं यह समझता हूँ कि कला का मूल्यांकन कला के अपने मानदंडों द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप सोचो कहानियाँ थी, प्रेमचंद की कहानियाँ लो या फिर पुरानी कहानियाँ लो, उनको आप अपने आधार पर मापने की कोशिश करो कि ये कहानी अच्छी है। जैसे अभी आप बोल मुझे पहली कहानियाँ अच्छी लगी, आपकी कहानियाँ थोड़ी उलझी हैं, थोड़ा वैसे हैं। तो सही बात है कि अगर उन कला का मूल्यांकन आप अपने कला के मानदंडों द्वारा करो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जीवन को समझने के लिए कथाकार की प्रौढ़तर कृत प्रौढ़तर मतलब कि जैसे कथाकार 1911 में लिखना शुरू करता है, 1936 उसका लास्ट रचना है। तो अगर आपको जीवन को समझना है, तो कथाकार की आपको प्रौढ़ कृत लेनी चाहिए, उस कृत का मुँह छोड़ दिया जाए, जो उसकी यात्रा प्रारंभ थी। मतलब क्या हुआ? अगर आपको प्रेमचंद को समझना है, तो प्रेमचंद को समझने के लिए आपको बड़े घर की बेटी का मोह छोड़ना पड़ेगा। आपको अलगे ओझा का मोह छोड़ना पड़ेगा। आपको कथन कफन जैसी कहानियाँ, गोदान जैसी रचनाएँ, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और अगर आप मोहभंग नहीं कर पाते पुरानी चीज़ों से, तो वास्तव में आप जीवन को समझ ही नहीं पाओगे। और मैंने आज यही लिखा, मैंने नहीं, कहीं से कॉपी किया। कि साहित्य केवल शब्द नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति है। जितना पढ़ेगा उतना ही स्वयं को समझेगा। तो जब आप समाज में साहित्य लिख रहे हो या फिर साहित्य पढ़ रहे हो, आप जितना ही उसे समझते जाओगे, जितने ही आप प्रौढ़ होते जाओगे, उतना ही आसानी से आप कथा को भी समझोगे, साथ ही साथ साहित्य को समझोगे, साथ ही साथ जीवन को भी आप उतना ही आसानी से समझ पाओगे, चाहे वो आपका जीवन हो या फिर कहानीकार का जीवन हो। अब प्रेमचंद का अगर जीवन आपको समझना है, तो प्रेमचंद के जीवन को समझने के लिए आपको उनकी पुरानी कहानियाँ या फिर जो को अच्छी लगी कहानी, उससे चिपक कर नहीं रहना होगा। उससे आपको मोहभंग करना पड़ेगा और फिर आप उनकी जो प्रवणता के पाओगे, तो वहाँ पे जीवन का आधार समझोगे। थोड़ा-सा एक दुनिया समानांतर का भी करते हैं, हालाँकि थोड़ा नहीं करेंगे, पूरा ही करेंगे, कहानियाँ 1-2 ही रखेंगे, पर हम प्राकृतन से की बातें समझने की कोशिश करेंगे कि जो 22 संकलन है, ये किन आधारों पर आता है और कैसे बनता है। कहानियाँ तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन उसका आधार कैसे समझोगे, ये सबसे ज़रूरी है। तो क्या होने लगा कि नई कहानियाँ, कहानी में जो धाराएँ थी या फिर कहानी में जो वर्ग बन रहे थे, उन वर्गों के आधार पर कहानियाँ रखी जाने लगी। जैसे आप मानदंड को हटा के कहानियाँ लिखी जाने लगी। अगेय जो थे, अगेय एक तरह से समझाते हैं कि हाँ, ऐसा मानदंड जो है, अगर जीवन में घटना पहले से घटित हो चुकी है, तो हम कहानियों में उसे फिर से शुरू से क्यों शुरू करें? तो यही होता है, यही सवाल आता है कि अगेय ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी कहानियों को अंत से शुरू करते हैं? तो वही चीज़ है कि जब जीवन में कोई घटना पहले ही घटित हो चुकी है, तो उसको हम शुरू से शुरू करके क्या एक नई कहानी रचने नहीं लगे हैं? तो यही चीज़ होती है कि को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किन-किन अर्थों पर हम नई कहानी, एक दुनिया समानांतर में नई कहानी भी, साठोत्तरी कहानी भी और भी जितने कहानी आंदोलन हैं या फिर कहानी के वर्ग रखे गए हैं वर्गों को,
आधार लेके चलेंगे। एक दुनिया समानांतर से पहले भी जैसे श्री वाचस्पति पाठक ने 21 कहानियों का संकलन किया था, जिसको नाम दिया था 21 कहानियाँ। अच्छी कहानियाँ थी, बुरी कहानियाँ थी, जैसी भी कहानियाँ थी, उनको नाम दिया था 21 कहानी। संकलन उन्होंने भी आरंभ कर दिया था। एक थे मुक्त, तो मुक्त भी एक 55 कहानियां करके संकलन करते हैं। सत्येंद्र सरद भी नए पत्ते करके कुछ कहानियों का संकलन करते हैं, और विनोद शंकर व्यास भी मधुकरी कविता संग्रह करके कहानियों का संकलन करते हैं। और इनका आधार यही है कि ये कहानियां अलग वर्ग में हैं। वो प्रेमचंद से नहीं जुड़ती, प्रेमचंद युग से नहीं जुड़ती, इन कोई वो मापदंडों के आधार पर चीजें नहीं है, इनमें नयापन है। और ऐसा ही काम जो सर्वश्रेष्ठता बनाता है, तो ऐसा ही काम समानांतर कहानी जो कमलेश्वर द्वारा शुरू होती कहानी, तो उसका संकलन शुरू करना राजेंद्र यादव ने शुरू किया, जिसमें से लगभग उन्होंने 100 कहानियों का चयन किया, और हमारे सिलेबस में लगभग 22 कहानियां। तो ये चीज हमें समझ आती है कि ये जो संकलन है, संकलन समय दर समय चलते रहते हैं। एक सवाल यूपीएससी पूछता है कि कई कहानियों के संकलन के आधार पर बताइए कि एक दुनिया समानांतर कैसे सर्वश्रेष्ठ संकलन बना है। तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इतने संकलन होते थे, पर जो नई कहानी आंदोलन में या फिर साठोत्तरी कहानी आंदोलन में संकलन होता था, तो वो संकलन अब आधार पर होगा, 4 आधार पर होगा। जैसे पहला आधार, गुजरते साये अथवा वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि। मतलब इसमें क्या होगा? गुजरते साये मतलब जो पुरानी चीज है, पुरानी परिस्थिति है, या फिर वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि, इस पर कहानियां लिखी जाएंगी। जैसे आपने एक कहानी बूढ़ी काकी पढ़ा होगा, तो अब उससे आगे तो बढ़ेंगे, पर इस तरह का विभाजन हम जरूर रखेंगे अपनी कहानियों में। जैसे हालांकि जो इसमें अपने यूपीएससी सिलेबस में 22 कहानियों में एक दो कहानियां आपको मिलेंगी जो गुजरते साय अथवा वर्तमान बदलती पीढ़ी की दृश्य कहानियां हैं, लेकिन इसमें पूरा संकलन नहीं है। 100 कहानियां संकलन में लगभग एक लेते हैं कि कौन कौन सी कहानी। एक तो सबसे पहले आपको भीष्म साहनी की चीप की दावत कहानी दिखेगी, जहां पे वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि आपको साफ साफ झलकेगी कि एक इंसान अपने अवसरवादिता के लिए या फिर अपनी समृद्धि के लिए कितना नीचे गिर सकता है, और एक माँ की ममता कितना ऊपर उठ सकती है अपने बच्चे को या फिर अपने ममत्व को ऊपर उठाने के लिए। तो दो पीढ़ियों का या फिर गुजरते साय अथवा वर्तमान पीढ़ी की जो बदलती दृष्टि है, इसको इन कहानियों में साफ दिखाया। तो एक कहानी तो है यहाँ पे की दावत। लेकिन अगर आपसे सवाल कर ही दे कि एक दुनिया समानांतर में वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि कहानी का विभाजन जो हुआ, उसके आधार पर समझाइए, तो केवल आप जीव की दावत नहीं बताओगे। एक कहानी है तलवार पंचहजारी, एक कहानी है अकेली, एक कहानी है किसके लिए। किसके लिए कहानी है कमलेश्वर की। कमलेश्वर वही जो समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तक लेखक है या फिर स्थापना करते हैं। आपको लगेगा राजेंद्र यादव स्थापना करते हैं, पर राजेंद्र यादव एक दुनिया समानांतर की कहानियों का संकलन करते हैं, ना कि स्थापना करते हैं। तो स्थापना कमलेश्वर द्वारा होती है। तो किसके लिए कहानी कमलेश्वर की है, मनु भंडारी की कहानी अकेली, राजेंद्र यादव की कहानी तलवार पंच हजारी है। तो ये कौन से वर्ग में आती है, जहाँ पे आप ये भी ना समझो अगर वर्तमान पीढ़ी की बदलती थी, सिर्फ ये समझ लो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हीन भाव का होना, या फिर थोड़ा निम्न स्तर पर आ जाना, अकेला हो जाना, संयुक्त परिवारों का टूटना, ये वाली स्थितियां इस वर्ग में रखी गई। इसमें काफी 10-15 कहानियां हैं, तो काफी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। ठीक है। जिसमें अपने सिलेबस में केवल चीप की दावत है, तो चीप की दावत के आधार को आप समझना पड़ना। दूसरा आधार क्या बनता है, और ये आधार शायद जब प्राकृतन शुरू होता है, तो वहीं से शुरू कर देते हैं राजेंद्र यादव कि ये आधार वास्तव में क्यों। अगर वो विश्वामित्र को विश्वामित्र से सवाल बोलते हैं, या फिर प्राकृतन में पहला ही सवाल करते हैं, क्या विश्वामित्र जो सृष्टि की रचना करते हैं वास्तव में नायक हैं या खलनायक।
ये ऐसा इसलिए बोलते होंगे शायद क्योंकि वो एक रचना तो हो रही है, व्यवस्था तो बन रही है, शहर नियोजन होना, सारी चीज़ें बनना। लेकिन जब चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें कुछ बिगड़ भी रहा है। पीएससी का एक एसे आता है कि सभ्यता की उन्नति संस्कृत का ह्रास है। जब आप सभ्यता में आगे बढ़ते हो, नई तरह की नगर व्यवस्थाएँ बसाते हो या फिर आप विश्वामित्र की संज्ञा आपको मिलती है, तो आप सृष्टि के रचनाकार ज़रूर होते हो। लेकिन आप दूसरी तरफ एक संस्कृत मिटाते रहते हो या फिर एक सृष्टि मिटाते रहते हो। तो इसीलिए वो सवाल करते हैं कि क्या विश्वामित्र नायक है या खलनायक? खलनायक तब होंगे जब वो एक सृष्टि मिटाएँगे। जैसे आप देखो बहुत सी कहानियाँ तो टूटना कहानी ले लो, यही सच है कहानी ले लो या फिर कोई भी कहानी ले लो। उसमें से एक स्तर ये है कि जो आपके पास है, वो आपके पास नहीं है, जो आपसे दूर है, वो आपके पास है। तो जब ये आधार बनते हैं, तो हमें साफ-साफ समझ आता है कि हाँ, विश्वामित्र को अगर नायक की संज्ञा मिल रही है, तो सवाल ये भी बनेगा कि क्या विश्वामित्र को हम खलनायक की संज्ञा ना दें? ये जो शहरीपना है या फिर अकेलापना बन रहा आज अगर बन रहा है, तो समाज में जो संबंध है, वो संबंध टूट रहे हैं। तो दूसरा वर्ग आता है नारी-पुरुष संबंध के बदलते स्वर। कैसे बदलते स्वर? तो यही सच है में थोड़ा आपको लग सकता है शुरुआत-शुरुआत में अटपटा है, चीज़ें अटपटी हैं। लेकिन यही सच है का मूल भाव भी यही है संबंध टूट रहे हैं, तो संबंध के टूटने का आधार यही सब है। जैसे टूटना कहानी राजेंद्र यादव की हो गई, तो वहाँ पे टूटना किन अर्थों में होता है? पति-पत्नी के रिश्ते का टूटना नहीं, बल्कि वो जो सामाजिक दायरा बन जाता है, उन सामाजिक दायरों के आधार पर। प्रयाग शुक्ल की एक कहानी है बातें, तो बातें को भी रखा गया है। बातें कहानी भी जैसे ये संबंध का टूटना है, कम्युनिकेशन गैप से होता है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ही बातें कहानियों में प्रयाग हालाँकि है नहीं। अपने सिलेबस में नहीं है, बस एक आधार ले रहे हैं कि उस वर्ग में कौन-कौन सी कहानियाँ आती हैं। तो बातें कहानी भी काफ़ी अच्छी है। कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफ़ाम। इस पर फ़िल्म भी बनी है और यही सच पर भी एक फ़िल्म बनी है रजनीगंधा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं जैसे तीसरी कसम में क्या होता है कि 2 कसम वो पहले ही खाया होता है और तीसरी कसम ये खाता है कि अब किसी सुंदर स्त्री को वो अपने जो रिक्शा है या फिर जो बैलगाड़ी है, उसमें नहीं बैठाएगा। क्यों नहीं बैठाएगा? क्योंकि एक झंझट मोल लेना उसको कई झंझटों से मोल कराता है या फिर भेंट कराता है। तो वही चीज़ ये जो बदलते स्वर हैं, ये बदलते स्वर साफ-साफ सामने दिखते हैं। मोहन राकेश अगर स्त्री-पुरुष संबंध के बदलते स्वर की बात आए, तो मोहन राकेश का नाम ना लिया जाए, तो ये अलग बात हो जाती है। उनके नाटक हों, चाहे उनके 1-2 उपन्यास भी लिखे हैं शायद, उपन्यास हो या फिर उनकी कहानियाँ हों। चाहे एक और ज़िंदगी कहानी हो जिसमें बिखरा पुरुष ज़रूर है, पर वो संबंधों का टूटना ही है। या फिर जब नारी-पुरुष संबंध के बदलते स्वर हैं, तो अपरिचित कहानी में ये और साफ और करीब से दिख जाता है। और निर्मल वर्मा का नाम ना आए इस वर्ग में, तो वो भी अधूरी बात हो जाती है। हालाँकि सिलेबस में नहीं है पर अंधेरे में एक बहुत ही विशेष कहानी है, जो बता देती है कि हाँ, ये जो आधार बन रहे हैं, तो प्रेमचंद नहीं, ये जो आधार बन रहे हैं, तो राजेंद्र यादव ने इन्हीं आधारों पर कहानियों का संकलन किया। तो 2 आधार हम समझ चुके हैं। कौन से आधार? गुजरते साए अथवा वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि कि आप अ, जब भाग-दौड़ जैसे सबको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं रिलेट करता हूँ। तीसरा वर्ग बनता है तीसरा वर्ग बनता है भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी का। अब उस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आप एक सबसे विशेष कहानी है कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएँ। उसमें एक लाइन आती है, उस लाइन से भाव समझो। एक लाइन आती है जिसमें वो कहता है कि जब मैं प्रयागराज में था या फिर जब मैं संगम के किनारे बैठ जाता था, तो दूर-दूर तक बहुत विस्तार था। लेकिन कहीं न कहीं से जाना-पहचाना अ, शक्ल दिख जाती थी। लेकिन
अब मैं इस महानगरी में हूँ जहाँ पे लोगों की कमी नहीं है, परंतु अब कोई परिचित से स्वर नहीं दिखते। और फिर आगे वर्णन करते हुए लिखते हैं, "मैं इनको शायद कोई नाम करके मिस्टर मिस्टर कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मिस्टर को मैं सिर्फ़ उनके नाम से जानता हूँ और उनके शक्ल से जानता हूँ। मैं उन्हें ना तो पहचानता हूँ, मैं उनके कार्यों से ज़रूर जानता हूँ कि सुबह अगर अंडे का छिलका फेंका हुआ होगा, मतलब मिस्टर शुक्ल जा चुके हैं, और अगर अंडे का छिलका नहीं फेंका, तो शायद आज मिस्टर शुक्ल जो वकील हैं, वो नहीं गए हैं। तो मैं अब शहर में आपकी पहचान मुझसे इस तरह नहीं होगी। आपकी पहचान आपके कृत्यों द्वारा होगी। तो ये जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, जहाँ पे लोग तो कई हैं, और यहीं पे जैसे देख लो, इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं या फिर जितनी भी चीज़ें बिखरी, हर कोई इंसान, अगर आप मुझे जानते हो, तो मेरी बात से जानते होगे। अगर आप मुझे पहचानते हो, तो मेरी किसी बात से या फिर मेरे किसी कृत्य से जानते होगे। लेकिन वो जो आधार बन रहा है, जैसे गाँवों में होता है, गाँव में अगर कोई छोटी-सी भी खबर है, तो खबर का फैलना या फिर खबर का एक से दूसरे तक पहुँचना, वो समझ आ जाता है। लेकिन वो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बिखरा पुरुष और बिखरी नारी, यहाँ पे संबंधों का टूटना ठीक है, वो वहाँ से हम आगे बढ़ आए हैं। अब यहाँ पे बिखरा पुरुष और बिखरी नारी के संबंधों को या फिर बिखरी नारियों के स्थिति को दिखाया गया। चाहे आप इसमें टूटना कहानी को भी रख सकते हो। पे एक तरफ तो उनके रिश्ते टूट रहे हैं। 8 साल बाद लीना का खत मिलता है। अ, शायद क्या नाम था उसका? आलोक नाम था या फिर जो नाम था। उसको खत मिलता है। लेकिन वहाँ पे वो अभी भी वही सोच रहा है कि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में मैं जीत गया। उसको नहीं फ़िक्र है अपने संबंध की। वो इस भाग-दौड़ भरी में ज़िंदगी में, जहाँ उसका मतलब पहले तो प्रेम था, बाद में उसका मतलब हो जाता है कि मैं इनसे आगे बढ़ जाऊँ। मिस्टर दीक्षित से, उनके पिता से आगे बढ़ जाऊँ, और जब उसका ये मैटर हो जाता है कि आगे बढ़ जाऊँ, तो फिर वो बिखरा पुरुष वहीं भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आ जाता है। इसके लिए बहुत सारे आधार हैं कि हुई ज़िंदगी या भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के लिए फिर संकेत आने लगते हैं। जैसे अज्ञेय हो गए, कमलेश्वर हो गए। प्रतीक का उपयोग करने लगते हैं। जैसे कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएँ में आपको अभी तक दिखा हो, नहीं दिखा हो, पर अब शायद दिखेगा। क्या दिखेगा? कि बसें जूं-जूं करते हुए एक तरफ से निगलती चली गई और दूसरी तरफ से उगलती चली गई। उसका मतलब यही है कि अब सब कुछ बस कृत्रिम हो गया है। जिसका आधार बन रहा है, वो आधार सब अधूरा-सा रह गया। अब कहानी के शीर्षक भी कहानी समझा दिया करेंगे। ज़िंदगी और जोक जैसे थोड़ा यही बात कर लेते हैं। 3 तो आधार समझ लिए, चौथा आधार लो। चौथे से पहले थोड़ा हम नाम से समझते हैं कि नाम हमें मतलब कैसे समझा देता है। अब नाम और रोमांचक हो गए। जैसे अमरकांत की कहानी है ज़िंदगी और जोंक। जोंक का आप मतलब समझते होंगे कि अगर एक बार जोंक चिपका तो वो निकलने नहीं वाला है। और वही इंसान के भी साथ है कि इंसान अगर एक बार अपनी ज़िंदगी से लगाव कर लेता है, तो वो जोंक की तरह चिपक जाता है। या तो ज़िंदगी उससे जोंक की तरह चिपक जाती है, या फिर वो ज़िंदगी से जोंक की तरफ चिपक जाता है। तो अब नाम भी कहानी के जो कथानक हैं, उनका आधार क्लियर कर देंगे। मछलिया कहानी है, तो मछलिया कहानी थोड़ा हमारे उपनिषद या फिर प्राचीन ग्रंथों से या फिर जो ऐतिहासिक आधार था, वहाँ से चलते थे। वहाँ एक सिस्टम चलता था मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय में क्या होता था, जैसे होता है ना कि एक बड़ी मछली होती, वो क्रम चलता है। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रेणी का एक क्रम कि कौन किसको खाएगा। तो जो बड़ी मछली होती है, उनका आहार छोटी मछलियाँ होता है। तो वैसे ही राजा-महाराजा करते थे कि जो शक्तिशाली होगा, न्याय उसी के तरफ है, और जो कमज़ोर होगा, न्याय दूसरे की तरफ है। तो ये मछलियाँ कहानी भी साफ क्लियर करती है, क्या कभी छोटी मछली, चलो खाए ना खाए, पर क्या पलटकर हमला नहीं कर सकती है? तो ये आधार। मेरा दुश्मन। अब मेरा दुश्मन में अक्सर आप सोचते होंगे, मैं सिर्फ़ आधार क्लियर कर रहा हूँ, फिर जो आपको बोलना होगा बताना। मेरा दुश्मन में आप सोचते होंगे कि अक्सर एक इंसान का कोई दुश्मन होता होगा। लेकिन
जैसे आप बहुत जगह देखे हो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और यही बातें कृष्ण बलदेव वैद की कहानी मेरा दुश्मन साफ क्लियर करती हैं कि तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारी परिस्थिति का, इस दशा का जो आधार बन गया है या फिर जो दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत किसने पैदा की है? तुमने ही पैदा की है। और तुम भले मानते रहो कि उसकी एक नई शक्ल है और वो इससे डरता है, पर वास्तव में वो नई शक्ल या फिर अपनी कमजोर छवि और उसकी मजबूत छवि तुमने अगर अपने सामने बना रखी है, तो उन परिस्थितियों या फिर उन स्थितियों के कारण तुम ही हो। मतलब अब जो आधार होगा, कहानी का नाम क्लियर कर देगा। एक और कहानी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बादलों के घेरे एक कहानी है। अब बादलों के घेरे आप सोचोगे ये कैसा नाम है, ये कैसे कहानी को क्लियर करता है? तो उसमें आप जब बहुत बार देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक होता है, जैसे अभी मानसून का सीजन है, आप अगर आकाश में बैठोगे, आकाश के नीचे बैठोगे, देखोगे उजला सफेद बादल कहीं उड़ा चला जाता है। और आप किसी दिन, जिस दिन बारिश होने वाली हो, तो एक काला बादल देखोगे। काला बादल आपको पानी देगा, वो आपके जीवन के रंगों को हरा भरा करेगा। लेकिन जब आप अकेले होगे या फिर जब आपका जीवन अंत तक आ जाएगा, तो आपको ही सफेद बादल याद रखते रहते हैं, जो उड़ते फिरते रहते हैं। जैसे आपने अभी करंट में एक गाना सुना होगा कि मैं एक बादल आवारा। और जो आवारा बादल होता है ना, वास्तव में इसके पीछे आप जाओगे, ऐसा कहानी में भी है कि इसके पीछे आप जाओगे, लेकिन आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। जो मिलेगा उस काले बादल के नीचे ही मिलेगा। पर काला बादल आपको जीवन में नहीं आ रहता। तो वैसा ही है कि मनु, जो उजली बादल का प्रतीक आप मान सकते हो, वो कभी नहीं मिली। लेकिन अब जीवन का अंत है, कि जीवन का अंत है, तो अब उसे उसकी पत्नी नहीं याद आ रही, अब उसे मनु याद आ रही है, जिससे शायद वो गिनती से 3 बार भी नहीं मिला। तो ये चीजें होती है बादलों के घेरे, और यही घेरा इंसान को घेरे रहता है, जिससे आप, जो आपको नहीं मिल पाता, वही आपको सोना, खरा सोना लगता है। और जो आपके पास रहता है, उसके गुणगान आप शायद नहीं गाते। इसके और भी बहुत से आधार हैं, पर फिर मैं कहानी के नाम को समझाने के लिए इतना आधार ले रहा हूँ। चाहे परिंदे कहानी हो, सामान कहानी हो, चीप की दावत हो, यही सच है, दूध और दवा हो, एक और जिंदगी हो, विजेता हो, सबरी हो। सबरी कहानी जैसे क्लियर करती है कि सबरी का मूल भाव है कि जूठन। एक भाई है जो किसी से प्यार करता है, उसका प्यार टूटता है, तो दूसरा जो भाई है उससे प्यार करने लगता है, वही झूठ है। तो मतलब अब कहानियां बताने लगती है। यही है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में अब कहानी को बहुत बड़ा लिखना जरूरी नहीं है। आप कहानी के भाव ही कहानी को आसानी से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खोई हुई दिशाएं हम समझ रहे हैं कमलेश्वर की। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, जहां जो उसके पास रहता है, तब उसकी उसको कदर नहीं रहती। लेकिन जब जो सामने वाला अत्यधिक कदर देता है, तो फिर वो नई जिंदगी, या फिर क्या वास्तव में ये नई जिंदगी, तो बहुत सारी चीजें इसमें, बच्चे के बाल मनोविज्ञान को भी दिखाया गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। राजेंद्र यादव हर कहानी वर्ग में अपने आप को शामिल करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कैसा संपादक है भाई, कि हर बार अपने आप को शामिल कर लेता है। खुद ही बोलते हैं कि हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे कि मैं अपने आप को हर वर्ग में शामिल कर रहा हूँ, या फिर हर वर्ग की कहानियों में शामिल कर रहा हूँ, पर जानबूझकर अपने को अलग करना, ऐसी आडंबरी उदारता मुझ में नहीं है, वो साफ क्लियर करते हैं। तो इसलिए राजेंद्र यादव हर कहानी वर्ग में होंगे। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में नए नए आने वाले में भी वही चीज दिखती है कि बिखरा हुआ पुरुष, बिखरा हुआ पूरा परिस्थिति बिखरी हुई। अगली जो लास्ट है, इसको चाहे आप नारी विमर्श मान लो, या फिर चाहे और भी कुछ मान लो, इसकी सर्वश्रेष्ठ कहानी जो मुझे लगती है, तो धर्मवीर भारती की एक कहानी है, गुल की बन्नो। उस गुल की बन्नो में एक इंसान या फिर एक समाज, एक स्त्री जो अपंग है, या फिर जिसको अपंग बना दिया गया है, जिसको
चाहे प्रताड़ना करके अपंग बना दिया गया हो और फिर चाहे जिस भी तरह से, उसका भी इस्तेमाल करने से इंसान नहीं चूकता है। और यहाँ पे कोई आशावादिता नहीं है, यहाँ पे कोई छिछली भावुकता नहीं है कि गुलकुबन्नों का जो समय है अब अच्छा आ गया। वही कुरूपता, वही विद्रूपता, सब कुछ वहीं पे अटका हुआ है। और नारी अस्मिता में थोड़ा-सा बादलों के घेरे में भी वो नारी अस्मिता आपको झलकेगी। परिंदे कहानी जो निर्मल वर्मा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालाँकि उनकी कहानी केवल परिंदे है, लेकिन उनकी जैसे अंधेरे में कहानी एक है। एक कहानी उनकी शायद दूसरी दुनिया कहानी है, जो एक दुनिया समानांतर को और करीब से समझाती है, दूसरी दुनिया शायद इंग्लैंड की कहानी है या फिर कहीं और की। तो उसमें एक भाव है, उस दूसरी दुनिया में एक बच्ची चली जाती है और वो इंसान भी उसी दुनिया में रहता है। मतलब गहरी कहानी है, पढ़ोगे, समझोगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी। ख़ैर, ये अभी नहीं कहते। नारी विमर्श को अब थोड़ा-सा आधार और मिला। और अगर नारी विमर्श की बात की जाए, तो कृष्णा सोबती की बात ना की जाए, तो हालाँकि कृष्णा सोबती की जो कहानी है मिट्टू मरजानी, शायद बोल्डनेस ज़्यादा थी या फिर शायद उस पे विवाद ज़्यादा था, इसलिए सिलेबस पे नहीं डाला। पर मुझे लगता है कि बादलों के घेरे से ज़्यादा बेहतर होता मिट्टू मरजानी को डालें। शायद उसमें पंजाबी के लक्षण थे, पंजाबी साहित्य का आधार था, इसलिए नहीं डाला गया, जो भी आधार रहा हो। पर कृष्णा सोबती का अगर नाम ना लिया जाए नारी अस्मिता के लिए, वो बात ही हो जाएगी। तो ऐसी बातें हमें देखने को मिलती हैं। और सुहागिनें एक कहानी मोहन राकेश की है, ये भी अच्छी कहानी है और राजेंद्र यादव जैसे हर वर्ग में आते हैं। प्रतीक्षा कहानी भी इनकी अच्छी कहानी है। आप आपको लग रहा होगा कि अभी ये इंसान क्या कर रहा है, बार-बार कहानियों के नाम क्यों गिना रहा है? तो आप समझो कि आप जब एक दुनिया समानांतर को बताने जाते हो, मैंने जैसे लगभग बहुत से आंसर देखे हैं। भले मेरा आधार उतना बेहतर ना हुआ हो, भले मैं उतनी समझ ना रखता हूँ। लेकिन जब मैंने बहुत से आंसर देखे हैं, तो उनमें मैंने वही उथलापन, वही ऊपरी चीज़ें कि जहाँ आप एक दुनिया समानांतर की अगर टिप्पणी लिखने जाते हो, तो बस कहानी के नाम गिना दिए और वहीं बात खत्म कर दी। कहानी के नाम मैंने भी गिनाए हैं, लेकिन हर वर्ग में 4 वर्ग जो बताए हैं, तो 4 वर्ग में अलग करके बताए हैं। और अगर आप सिर्फ़ कहानी के नाम गिनाते हो ना, तो जो मैंने बताया नए पत्ते, सत्येंद्र शरत का, मुक्त का 55 कहानियाँ, बाजपति पाठक का 21 कहानियाँ या फिर विनोद शंकर व्यास का मधुकरी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर वहीं से ले लो भाई। संकलन की दृष्टियाँ अलग-अलग होती हैं और राजेंद्र यादव ने उस संकलन की दृष्टि के लिए 68 पेज अगर लिखे हैं, तो इसलिए यूपीएससी उसको आधार ले रहा है, नहीं किसी और भी रचनाकार। और वो स्वयं कहते हैं। हो सकता है कोई कहानियाँ मैंने छोड़ दी हैं, जो इससे भी अच्छी कहानियाँ थी। शायद परिंदे से भी अच्छी कहानी थी, लेकिन एक संकलन में कहानियों को तो संकलन किया नहीं जा सकता। इसलिए आप उस चीज़ को थोड़ा-सा इस आधार पे समझना कि ठीक है, जितनी बातें हैं, उतनी बातें पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं और इन्हीं आधार पर, इन्हीं वर्गों पर कहानियों के आधार बनते बिगड़ते नज़र आए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं हालाँकि बढ़ूँगा नहीं, बार-बार मैं बोलता हूँ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कहानी नहीं बताने आया हूँ कि कहानी बताऊँगा कि आपको दूध और दवा नहीं समझ आई, तो समझाओ ज़रा। ये काम आपका है। मैं सिर्फ़ दृष्टिकोण क्लियर करूँगा कि ये जो कहानी संकलन है, इन कहानी संकलनों का आधार कैसा होगा। अभी तक आपने जितना भी साहित्य पढ़ा, उस साहित्य के पीछे कितने आधार थे, वो बातें अब छोड़ दो। तो उसे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो प्राकृतन वाला पीडीएफ हो या ना हो, मैं पढ़ता हूँ और उसकी थोड़ी बातें करता हूँ कि क्या है और मेरी समझ के अनुसार कितना हो सकता है। प्राकृतन के पहले पेज में ही सर एक प्रश्न मुझे परेशान करता है। विश्वामित्र नायक हैं या खलनायक? जो संसार की उन्होंने सृष्टि की थी, वह कैसा था? उसके लोग, मकान, नगर और व्यवस्था प्रबंधन कैसे थे? वे लोग स्थापित संसार से कितने भिन्न थे? और इसका यह कार्य गलत था या सही? तो यही बात हमें समझ आती है कि आप जब भी इसे ले लो, आप जब भी एक नई सभ्यता का सृष्टि करोगे, एक नई सभ्यता का की रचना करोगे, तब आप एक पुरानी संस्कृति का ह्रास करते हुए चलोगे। तो जब आप तरीके का समय बना रहे हो, आगे बढ़ाते चले जा रहे हो,
आगे बढ़ाते जाने में, तो आप नायक हो सकता है आप किसी उच्च वर्ग के लिए नायक हो, लेकिन जो मध्यम वर्ग का इंसान है, उसके लिए आप खलनायक के दर्जे पे आते हो। जहाँ पे इतने अंतर बनाए गए, जहाँ पे इतनी विपन्नताएँ बना गई, जहाँ पे अजनबीपन, अकेलापन, खोखलापन, वो सारी विद्रूपताएँ सब कुछ बनाया गया। उच्च वर्ग के लिए तो सारी स्थितियाँ बेहतर हैं, लेकिन वो मध्य वर्ग के लिए स्थितियाँ बेहतर नहीं हैं। तो क्या आप नायक हैं या आप खलनायक हैं? उस उन ऋषि ने अगर ये कार्य किया तो क्या गलत किया या सही किया? अगर समानांतर समानांतर मतलब एक दुनिया के बगल में भी एक दुनिया चल रही है। मेरी एक दुनिया बाहर चल रही है, मेरी एक दुनिया भीतर भी चल रही है। मैं अपनी बाहर की दुनिया में जितना भी अच्छा दिख लूँ, जितना भी अच्छे बनने की कोशिश कर लूँ, लेकिन अगर मैं भीतर से सही नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसा गे का अगर आधार लेना चाहो, तो गे साहब कहते हैं, जब कोई कहानी का अंत हो चुका होता है, तो मैं उस कहानी को शुरू से शुरू करके क्यों दिक्कत पैदा करूँ या फिर क्यों उस नई कहानी जो अभी बन रही है, जो अभी रच रही है, उसमें बाधाएँ पैदा करूँ। तो यही चीज़ समझ आती है कि विश्वामित्र ने सही किया, गलत किया, जो भी आधार था उसको आप अपने दायरे पर या फिर अपने स्तर पर सोचना। लेकिन ख्याल ज़रूर करना कि उसे खुद नहीं मालूम कि जिस कुरूप, घिनौनी और चिपचिपी सृष्टि का ज़िम्मेदार उसे ठहराया जाता है, उसमें उसकी कितनी ज़िम्मेदारी है। आप जैसे मान लो कि मैं ये ग्रुप बना दिया, ठीक है? अब इस ग्रुप को जब मैं बना रहा हूँ, तो इसमें जो भी दिक्कतें होंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही हो। इसमें जिस भी तरह की चिपचिपी सृष्टि होती है, तो क्या हर बात के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ या फिर उसकी ज़िम्मेदारी किसी और को भी लेनी चाहिए? तो पहला पैराग्राफ ये कहता है। आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है बताओ? नहीं तो फिर कहानी पढ़ते हैं, वहीं से करते हैं, पिछला जो आधार था, वैसा ही समझते हैं। नहीं सर, आधा समझ में आ रहा है। मेन तो कहानी तो पढ़ना बड़ी बात नहीं है, मेन तो समझना है कि वो कहानी का मतलब क्या है, वो कहानी के उद्देश्य क्या है, मेन ये समझना है सर। पिछले से और रिलेट करें तो सर, यहाँ पर जैसे आपने बताया तो गोबर से भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, जैसे पहले बताया चिपक जाओ जैसे कहानियों में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप आधार समझाइए, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि हाँ, थोड़ी आगे भाषा। देखो। हालाँकि 68 पेज है, तो मैं पूरे पेज नहीं पढ़ूँगा, मैं बीच-बीच में करूँगा और 2 कहानियाँ मैं बताऊँगा कि कैसे आप अगर उसको पढ़ोगे तो ज़्यादा गहराई से समझोगे। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हाँ। यह सत्य और संतुलन कभी वर्तमान के होते हैं, कभी भविष्य के। आज का कुरूप सत्य और असंतुलन हो सकता है कल की संतुलित सुंदरता की जमीन बनकर ही आए। वर्तमान भविष्य के लिए चेतावनी है या प्रेरणा, इसका चुनाव और विवेक कलाकार की दृष्टा की तटस्थता देता है। मतलब हो सकता है आपको आज वर्तमान में लग रहा हो कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन परिस्थितियाँ बदले ऐसे इस तरह का सत्य के साथ या फिर असत्य के साथ संतुलन बन बैठे कि वही जो झूठ है अब समाज में सच माना जाने लगे और उसी को हम संतुलित सुंदरता मान ले कि अगर एक इंसान झूठा है तो वही जैसे मान लो एक आपका समाज में हो, ठीक है? अब वहां पे आप समाज में अच्छा जुआ खेल रहे हो या फिर अच्छा ताश खेलना आपसे आ रहा है, तो आपको कैसा माना जाएगा? खराब इंसान माना जाएगा। लेकिन अगर आप एक कसिनो में जाते हो और कसिनो एक अलग दुनिया मान लो, कसिनो एक अलग दुनिया है, अब आप ताश के पत्ते के एक्सपर्ट हो, तो वहाँ पे आपकी प्रासंगिकता अलग लेवल पे होगी। समाज में आपकी प्रासंगिकता अलग लेवल पर है। तो वही चीज़ है कि एक दुनिया के समानांतर दूसरी दुनिया भी चल रही होती है, जहाँ पे सत्य और संतुलन कभी वर्तमान के होते हैं, कभी भविष्य के। का कुरूप सत्य और असंतुलन हो सकता है, वही कल की संतुलित सुंदरता की जमीन भी बन सकता है। तो ये चीजें बताते हैं, लेकिन इसी धरातल पर वह अपने को आज की अनेक सुंदर असुंदर चुनौतियों से घिरा पाता है। वर्तमान की विकृत कभी उसे मुंह चिढ़ाती है, तो कभी अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए तरह तरह के वास्ते देती है मतलब आप अगर वो देखोगे, एक कहानी है जिंदगी और जोक। तो ये जो छोटे छोटे वास्ते देना है ना, तो इसको लेखक ने बोला लंगड़े बहाने देना।
लंगड़े बहाने का मतलब ऐसे बहाने जो चल भी ना पाएँ। किसी को बोलते हैं कि अलग-अलग तरह के वास्ते देना। अब देखो, मैं सिर्फ़ एक आधार, एक शब्द को लेकर कितने गहरे भाव बता सकता हूँ। तो वही जब आप कहानियों को पढ़ो, तो इन आधारों को देखो कि वो तरह-तरह के वास्ते आना वास्तव में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है। कभी पुरातनता का संस्कार दिखाती है और कभी वर्तमान का विस्तार। लेकिन कलाकार को हर कीमत चुकाकर इन चुनौतियों को स्वीकार करना होता है। जैसे ये मान लो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं जो अंत से शुरू हुई और शुरू से अंत होती है। तो कलाकार को इस भाव को समझाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है और इसी कीमत का एक आधार बनता है कि आप उस पुरातनता का संसार दिखाते हो, कभी वर्तमान का विस्तार दिखाते हो और आपको कीमत चुकानी पड़ती है अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध या फिर आप अंग्रेजी में बोलो कमिटेड कलाकार की यह बाध्यता नहीं है, यह नियति है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अक्सर शाश्वत सत्य जो होता है, एक प्रक्रिया होती है, उद्देश्य नहीं होता। तो ये कलाकार की बाध्यता नहीं है, नियति है। उसका मैटर हो ही जाता है, अगर मुझे सच दिखाना है, जैसे अज्ञेय जी है, तो अज्ञेय जी ने एक बहुत ही मतलब आप उसको वर्तमान के समाज में बोल सकते हो भद्दा। भद्दा कवर छापा था। कि समझ आती है कि हाँ, ये नियत होती है और यही आज के कलाकार, कथाकार के सामने स्थित की यह चुनौती शायद सबसे अधिक उलझे रूप में है। विचित्र क्षण है, जब वर्तमान, भूत और भविष्य सब उलट-पुलट गए हैं, दिशाएं गड़बड़ा गई हैं और पृथ्वी की बिसात पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बिखर गई हैं। ये जितने मैटर समझो, आप बस इतना लेके चलो सभी चीज़ की सृष्टि हो रही है, सभी चीज़ें व्यवस्थित तो हो रही हैं, पर क्या गड़बड़ा रहा है? दिशाएँ गड़बड़ा रही हैं। मतलब खोई हुई दिशाएँ हो गई और इन्हीं यहीं से कहानी का आधार बनता है। कहानी का आधार और कहीं से नहीं बनता। वो कहानियाँ देखते हैं और उन्हीं कहानियों से प्राकृतन लिखते हैं। तो भविष्य, वर्तमान और भूत उलट-पुलट गया है और फिट क्या हुआ है? अक्षांश और देशांतर फिट हुआ है। अक्षांश और देशांतर फिट करके ज़्यादा बेहतर स्थिति है या फिर मनुष्य का जीवन अगर उल्टा-पुल्टा ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। आप सोच के देखो, अगर किसी विश्वामित्र ने ऐसे समाज का निर्माण किया है जिस समाज ने प्रतिबद्धता लगाई है और उस प्रतिबद्धता के कारण आप जहाँ पे हो जैसे आप प्रेम संबंध को समझो कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो वो आपके साथ नहीं है और जो आपके साथ नहीं है वो आपके साथ है मतलब यही सच है कहानी ले लो तो इस कहानी में जो निशीथ होता है और एक संजय होता है निशीथ उसके पास नहीं होता, पर फिर भी वो जो रजनीगंधा का फूल है ना, रजनीगंधा एक फ़िल्म भी बनी है, ऐसी यही सच है। तो ये रजनीगंधा का फूल मुझे कहीं पे भी संजय के लक्षण उस फूल में नहीं दिखते हैं। और जब तक रजनीगंधा का फूल नहीं आ जाता, तब तक जो नायिका दीपा है, वो संतोष नहीं होती या फिर संतुष्ट नहीं होती। तो क्या आप जो अक्षांश देशांतर फिट करके ये परिस्थितियाँ कि सामने वाला कुछ ना बोल पाए या फिर उन परिस्थितियों से अपने को निकालने के लिए नए तरह के रिश्ते बनाना उसकी मजबूरी हो जाए। चाहे आप अ, एक और ज़िंदगी में देखो, टूटना कहानी में देखो। तो ये नई चीज़ें अगर हैं, तो इन नई चीज़ों का आधार ऐसा क्यों? आप समाज व्यवस्थापित कर रहे हो और इंसान को तोड़ रहे हो। मतलब कि एक इंसान जैसे टूटना कहानी ले लो, उस टूटना कहानी में इंसान अपना देखो इंसान को पहले प्रेम होता है एक अमीर घर की सोफिस्टिकेटेड उसको आप सोफिस्टिकेटेड लड़की इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो मुखर्जी है कौन सी कहानी की मछलियाँ कहानी की वो भी सोफिस्टिकेटेड है जो यही सच में निषीद है वो भी कवि टाइप है लंबे बाल हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड है तो वो चीज़ें कि एक होता है पहले, फिर उसके बाद जो उसका मूल उद्देश्य था, उस मूल उद्देश्य से भटकता है और समाज की व्यवस्थापना में जब वो जाता है, अपना लेते हैं मिस्टर दीक्षित, तो उनके घर जाता है तो अपने आप को अलग समझता है और वहीं पे फिर वो प्रतिबद्ध होता है, कमिटेड होता है कि अब मैं इनसे भी अमीर होके दिखाऊँगा और वो अमीर बनने के चक्कर में जो चीज़ उसको प्राप्त करना था मतलब जो व्यवस्थित रखना चाहिए, वो नहीं रख पाता और जो बिखर ही जाएगा, माया बिखर ही जानी है, संसार छूट ही जाना है,
उस चीज़ के पीछे वो भागने लगता है। तो यही चीज़ बताते हैं कि विचित्र बात है ना, वर्तमान, भूत, भविष्य सब उलट-पुलट गए हैं, दिशाएँ गड़बड़ा गई हैं और पृथ्वी की बिसात पर अक्षांश अ, और देशांतर रेखाएँ बिखर गई हैं। कलाकार ये भेद करना भूल गया है कि वह सृष्टा ब्रह्मा है या इस सारी सृष्टि का झुठलाता विश्वामित्र। ब्रह्मा और विश्वामित्र में काफ़ी बड़ा अंतर है। ब्रह्मा सृष्टि को बना देते हैं और विश्वामित्र उसको एक आधार देते हैं। तो वो क्या है, ये कलाकार वही भूल जाता है। अब कलाकार चाहे आप अपने आप को मान लो या फिर कलाकार चाहे आप लेखक को मान लो, किसी को भी मान सकते हो। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं। आगे क्या लिखा है? विश्वामित्र होना गौरव है या अभिशाप? मतलब आप अगर चीज़ें व्यवस्थापित कर रहे हो और कुछ चीज़ें बिखरा रहे हैं, तो ये गौरव है आपके लिए या अभिशाप? वह विश्वामित्र को अहंकार, स्पीड, खलनायक माने या धरती और स्वर्ग की चुनौती स्वीकारना मानवीय निष्ठा और आत्म सम्मान का अपराजेय प्रतिष्ठाता है? क्या माने वो? विश्वामित्र को वो किस तरह की टिप्पणी, और सिर्फ ये विश्वामित्र को नहीं कह रहे हैं, वो विश्वामित्र को आधार लेके कह रहे हैं कि ऐसी चीजें अगर हैं तो क्या, कैसा माने? तो नहीं समझ पा रहा है और हम भी नहीं समझ पाते। अगर आप दूध और दवा नहीं समझ पा रहे हो, मेरा दुश्मन कहानियां नहीं समझ पा रहे हो, जहाँ पे बाहर से सब कुछ व्यवस्थित है लेकिन भीतर से बिखर चुका है। वो जो माला है उसकी पत्नी, मैं की पत्नी माला है, अ, कौन सी कहानी में, मेरा दुश्मन, वो बोलता है कि अब माला ने सारा जो मामला है अपने हाथ में ले लिया है, तो अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद वो माला को विश्वामित्र मान बैठता है। शायद वो ये सोचता है कि अब मुझे भीतर को सँवारने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाहर से सबरा हूँ, बाहर से कंघी बनी हुई है, तो भीतर से बिखरे हुए होना ज़रूरी नहीं है। खोई हुई दिशाएँ में एक लाइन मिलती है कि शुक्रवार को शाम 9 बजे या फिर शुक्रवार को शाम 7 से 9 बजे मेरे मिलने का समय था। मेरा मेरे से मिलने का समय था, लेकिन अब मैं खुद से भी नहीं मिलना चाहता। तो ये क्या बात हुई कि एक इंसान खुद से नहीं मिलना चाहता, वो तो खुद के पास ही है, तो कैसे खुद से नहीं मिलना चाहता? तो ये सारी बातें हैं कि तो झूठ मान रहे हो, आप स्वयं सोच रहे हो कि सृष्टि कोई और बना रहा है, जबकि वो आपके हाथ में है, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके हाथ में हैं। आप अपनी चीज़ों से भाग रहे हो। जैसे करंट का एग्ज़ाम्पल फिर से ले लें, आईआईटी में रैंक 4 आना, यूपीएससी में रैंक 21 आना, उसके बावजूद भी आपका जो वास्तविक मन था, शास्त्रीय संगीत में आप फिर से जाके घुल-मिलते हो। मुदित नाम था ऐसा कोई आईएएस का नाम। तो आईएएस हम नहीं हैं, हालाँकि शास्त्रीय संगीतज्ञ। भले उसमें 2-4 पैसे कम मिले, या फिर एक जुस्त जैसा कलाकार है, अपनी कॉर्पोरेशन की जॉब छोड़ता है और वो किसी कंपनी से भी जो फ़िल्म, गाने बहुत अच्छा, जैसे एक गाना आपने सुना ही होगा कि उनसे जाके कह दो मेरी ज़िंदगी नीलाम ना करे, या फिर अ, एक चोर करके गाना है जहाँ पे वो बताता है कि चोर को बोलो कि मेरा दुःख भी ले जा, गम भी ले जा, सब कुछ ले जा। तो वही है कि एक इंसान अभी वो फ़िल्म से भी नहीं मिला है, फ़िल्म इंडस्ट्री से मिल जाए, कुछ अच्छे गाने लिख दे, रुपए आने लगे। इंसान जिस चीज़ की तलाश में है, वो चीज़ यही है कि आंतरिक रूप से वो भरा हुआ हो, आंतरिक रूप से वो खाली ना हो। बाहर रूप से आप भरे होगे, चाहे उसका मूल्य संबंध का बाहरी दिखावटीपना हो जाए, बाहरी पैसे जो आपको मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अंदर से अगर आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, तो इसको इस एक दुनिया समानांतर में यही दूसरी दुनिया माना गया है और यही बोलते हैं कि जो चिपचिपी दुनिया है, इसको वो चिपचिपी दुनिया बोलते हैं। चिपचिपी का मतलब है कि जिससे आप चाहोगे तो भी निकल नहीं पाओगे। और जो कहानी अगर समझोगे तो यही बात थोड़ा क्लियर करती है। हाँ सर, उसमें कोई ये सवाल हो सर तो जिंदगी और बीच-बीच में। हुँ। सर ज़िंदगी और जोक में ये दिखाया गया है जो पागल व्यक्ति रहता है तो वो बताता है कि वो संदेश भेजता है जहाँ उसका मालिक रहता है, मालिक सर मान सकते हो मालिक नहीं माने, तो वो कहता है संदेश भेजवाता है लड़के या कोई घर से कि मैं मर गया हूँ, तो उसका जो मालिक आता है तो वो पता चलता है कि वो ज़िंदा है, अब देखता है तो लगता है कि काला है, वो डर जाता है। तो उसमें सर इसका मतलब हुआ कि वो हमेशा चिपका ही रहता है। हुँ।
चिपका ही रहता है और मनुष्य भी ऐसा ही है। इस चिपचिपी सृष्टि से नहीं निकल पाता और सारी बातें प्राकृतन में लिखी गई हैं। तो आप प्राकृतन पढ़ना 68 पेज का भले है, पर कहानी पढ़ने के बाद एक बार पढ़ना तो आपको सारी बात। अब थोड़ा हम वो राष्ट्रीय झूठ की बात कर लेते हैं। ये राष्ट्रीय झूठ है क्या? देश की आत्मा को प्रजातंत्र के इस राष्ट्रीय झूठ ने, फ्रॉड बोल लो जिसको, झूठ ने ही शायद सबसे अधिक तोड़ा है। कैसा राष्ट्रीय झूठ, जरा सोचो। बड़ों ने जिन आदर्शों को जीवन का आधार घोषित किया, उन्हें खुद अपने आप ही कुचल डाला। और भ्रम भंग का यह धक्का संभालना इस पीढ़ी के लिए मुश्किल हो गया। वह हर उस चीज को ठोकर मारकर तोड़ डालना चाहता है जिसे सामने दिखाकर उसके उसे बहकाया गया। मतलब एक पिता मान लो, वो उसको बताता है कि ऐसी चीजें करोगे तो समाज में आगे बढ़ोगे, नहीं तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बनेगा। तो जब उसको वो बात समझ आती है तो वो सारे मापदंड, सारे मायने, सारी बाधाएं सब तोड़ डालना चाहता है। वो नहीं रहना चाहता उस तरह की जिंदगी में जहाँ पे उसे, जैसे युवराज सिंह का आप एग्जाम्पल लो। मैं साहित्य में ऐसे एग्जाम्पल ला रहा हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए। युवराज सिंह भले एक बड़े क्रिकेटर बने, भले उनका अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व भर में उनकी जान पहचान है क्रिकेट के स्तर पर, लेकिन जो उनका बचपना था, स्केटर जो होता है ना कि स्केटिंग करना, तो वो उनको ज्यादा पसंद था। लेकिन अब उनके पिता ने खुद के सपने पूरे करने के लिए बेटे को उनके सपनों पर आगे चलाया। वही चीजें होती हैं कि जब आप किसी तरह के मापदंड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित करते हो, तो आप प्रतिस्थापित नहीं करते हो, आप आरोपित करते हो, आप थोपते हो। और यही थोपापन जब इंसान बड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसको थोपना वो नहीं पसंद आता। अगर आप फिल्मों में समझना चाहते हो, तमाशा फिल्म आप देखो, 2 घंटे में आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि एक वेद है जो वास्तव, एक किताब है शायद RS-22 करके। तो उसमें भी वही बात है कि एक इंसान वो समझता है कि युद्ध का कोई मतलब है नहीं और युद्ध से वो बाहर निकलना चाहता है। पर बाहर निकलने के लिए शर्तें हैं कि पहले आपको होगा कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, और ऐसा आपको वो देना होगा, क्या बोलते हैं उसको, पर्ची या इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इस्तीफा दोगे, ये साबित हो जाएगा कि आप मेंटली स्टेबल हो। मतलब एक इंसान चाहकर भी अगर निकलना चाहता है तो वो चाहकर भी नहीं निकल सकता। ऐसी जब परिस्थितियां बन जाती हैं तो उन्हीं परिस्थितियों को बोलता हूँ कि राष्ट्रीय झूठ। और यही राष्ट्रीय झूठ सबको बताया गया, और जब इससे समझ आता है कि ये राष्ट्रीय झूठ है, तो फिर चाहे आप एक रोटी ही रात को खाओ, फिर चाहे आप आसमान के नीचे ही सो, लेकिन आप स्वतंत्रता चाहते हो। आप उस राष्ट्रीय झूठ से स्वतंत्रता चाहते हो जिसने आपके जीवन को भंग भंग कर दिया, और आप भी उसको तोड़ तोड़ कर भंग भंग कर देना चाहते हो। चाहे वो जिस भी तरह की कहानी हो, जैसे मुझे समझ आता है, एक कहानी है परिंदे। उस परिंदे कहानी में वो लेखिका, जो हालांकि रचनाकार तो निर्मल वर्मा है, लेकिन जो चरित्र है, नायिका है, उस स्थिति से निकलना ही नहीं चाहती। उसको समझ आ गया कि मेरा पति मर गया है, अब मैं अगर अपने घर जाऊंगी भी तो किसके लिए जाऊं? परिंदों का कोई घर नहीं होता। और अगर यही चीजें, यही आधार, जैसे नए आने वाले एक कहानी है, उस नए नए आने वाले में सभी के आधार अलग अलग हैं। और बहुत सी कहानियां, जैसे खोई हुई दिशाएं में कि इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए। अगर आप 2 बच्चों के पिता हो तो आपको कम से कम थोड़ी डांट डपटार तो लगानी चाहिए। तो वो सारे जितने मापदंड बनाए गए हैं, सब मापदंडों को इंसान तोड़ देना चाहता है, और यही कहानी संकलनों का आधार बनता है। और कुछ समझना है तो समझा सकता हूँ। इसका 68 पेज है, अभी मैंने एक पेज भी अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं स्क्रॉल कर करके देख रहा हूँ कि क्या बातें बताई जा सकती हैं। और समझना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आप कहो कि खुद पढ़ लोगे, तो फिर हम थोड़ा कहानियों को भी समझ लेते हैं। सर तो थोड़ा कहानियों को समझाइए, थोड़ा दोनों को थोड़ा मिलाकर सर रिलेट जैसे करें तो थोड़ा रिलेट करके समझाए तो और बेहतर होगा सर। क्योंकि सर आप जब देखो, आप कहानी को, जिंदगी और, हाँ बताओ। सर अगर जब आप, जब हम कहानी को पढ़ते हैं और रिलेट नहीं करते तो कहानी सिर्फ
वो धार्मिकता रहती है कि पढ़ा छोड़ दिया, मन ही नहीं लगता। और जब उद्देश्य समझ में आ जाते हैं कि कहानी कहना क्या चाहता है और इसका उद्देश्य क्या है, ये कहानी क्यों आगे बढ़ रही है, तो हमको समझ में आता है कि कहानी का उद्देश्य क्या होगा, खुद पता चल जाता है और हाँ, पढ़ने में भी मन लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेमचंद जैसी कहानियाँ हैं, जिसमें उद्देश्य कहानी को पढ़ते ही साफ क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें सुधारवादी, उपदेशवादी, आदर्शोन्मुखी चीज़ें हैं। तो जब वो चीज़ें हैं, तो उद्देश्य या फिर उपदेश, सुधारवादी नज़रिया, जैसा भी है, सब समझ आ गया। लेकिन जो कहानियाँ हैं, फुलझड़ियों जैसे हैं। फुलझड़ियों जैसे कहने का मतलब मेरा यही है कि इन कहानियों का अगर वो आपको हर एक के मायने अलग-अलग हैं। कोई फुलझड़ियों को क्षणिक सुख समझता है, कोई फुलझड़ियों को अ, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से क्षणिक आराम समझता है या फिर विरेचन के रूप में देखता है। तो जिस भी तरह के आधार आपके उस कहानी के बन पाएँगे, उस कहानी को आप समझ पाओगे, तो वैसा ही कहानी वो आपके साथ चलती रहेगी। अगर आप ज़िंदगी और जोंक को कहानी को सिर्फ़ साहित्यिक तुलना की दृष्टि से देखो कि ये कहानी बेहतर है, तो आपका आधार वही चलेगा। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ कि इसी कहानी से लिया हुआ मैं वो लेखक ही बोल रहे थे कि मैं अक्सर उस स्थिति से बचने के लिए लंगड़े बहाने बनाता रहा। लंगड़े बहाने का मतलब वही होता है कि वो बहाने जो चल ना पाएँ, वो बहाने जो रुक नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, थोड़ा समझते हैं इसकी बातें। तो ज़िंदगी और जोंक अमरकांत द्वारा लिखी कहानी है। इसमें आप समझो कि जो देश के लोग हैं, इनकी और भी कहानियाँ हैं, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, 3 कहानियाँ और हैं, एक कहानी ज़िंदगी और जोंक। ज़िंदगी और जोंक की कहानी को हम बहुत से आधार लेंगे। एक तो कहानी का वास्तव आधार क्या है? वास्तव आधार मतलब तत्व की दृष्टि से कहानी किस तरह से दिखती है या फिर किस तरह से समझ आती है। जो सबसे सरल है भाषा। तो भाषा में हिंदी तो भाषा है, सामान्य हिंदी है, वार्तालाप की हिंदी। लेकिन फूहड़पना है, कहीं-कहीं पे वो फूहड़पना दिखाता है कि अब लेखक थोड़ा-सा स्वच्छंद हो चुका है या फिर लेखक लिखने के लिए सहज है। अगर उसको कोई घिनौना भाव समझाना है, तो उस घिनौने भाव के लिए उसके पास जैसे भी शब्द समाज में बन पा रहे हैं, तो कोई अभिजात वर्ग का लेखक बनने की झूठी नकल ना करे। वो जैसी बात है, उसी फूहड़ अस्तित्व में बता दे, वही बात बोल दे। भाषा के स्तर पर ये हम देखते हैं। दूसरा, संवाद और कथोपकथन के स्तर पर आप देखो, तो अक्सर क्या बोलता है जो मैं है, मैं मतलब वही लेखक, अमरकांत मान लो या फिर कोई मान लो, तो मोनोलॉग करता है। मोनोलॉग मतलब कि जैसे मान लो आप किसी भिखारी को देख रहे हो या फिर आपने शायद एक कविता पढ़ी थी, शायद किसकी कविता थी? अज्ञे की नहीं, नागार्जुन की कविता थी, खुरदुरे पैर। उस खुरदुरे पैर में जब वो कविता लिखते हैं तो समझ आता है कि वो जो 3 चक्कों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 पहियों वाला चक्कर जो किसको मात दे रहा है? विष्णु के सुदर्शन को भी मात दे रहा है। तो उसको उस गहराई से देखते हैं और उस खुरदरे पैर को वो वामन अवतार के पैर से भी तुलना करते हैं कि वो उससे भी बड़ा है, जिन्होंने अपने वामन अवतार के पैर से वो 3 गज में पूरी पृथ्वी या फिर संपूर्ण संसार नाप लिया था, वो उससे तुलना करते हैं। तो अब जो लेखक है, वह अक्सर अपने आप को निम्न बताता है। क्यों निम्न बताता है? कि एक समाज का इंसान या फिर एक समाज में प्रतिष्ठित इंसान जो वास्तव में खोखला प्रतिष्ठित है, और एक रजुआ जिसको हम पागल बोलते हैं, जिसको हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो समाज में बहुत ऊपर है या फिर उसका अस्तित्व बहुत आगे निकल जाता है। तो जो मोनोलॉग होता है, वही अपने आप को निम्न दिखाना और जो रजुआ है या फिर रजुआ को आप समझो कि जो भी ज़िंदगी से चिपका हुआ है, वो श्रेष्ठ है, ऐसा दिखाना। तो संवाद भी काफ़ी रोचक है, बीच-बीच में बातें काट कर लेखक स्वयं स्पष्ट करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? अक्सर एक विधा और चली या फिर आप एक कॉन्टेक्स्ट और समझ सकते हो। को खिले रंगमंच तो हुए, पर बाद में कहानियों के लिए भी रंगमंच होने लगा। आप सोचोगे कि ये बात क्यों?
नाटक क्या कम हो गए थे कि कहानी के लिए भी रंगमंच होने लगा। तो कहानी इतनी विस्तृत हो गई थी या फिर उनका जो आधार था इतना अच्छा हो गया था कि उनका नाट्य रूपांतरण करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सामने वाले को दिखाने में। जैसे मैंने बताया ना कि रजनीगंधा एक फ़िल्म है यही सच पर, या फिर और भी बहुत सी प्रेमचंद की भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिन पर फ़िल्में बनी हैं। ये आधार कि जब लेखक बातों को बीच-बीच में काट कर स्पष्ट कराता है, तो नाटक वाले आधार में आ जाता है कि हाँ, इसमें अगर आप लिखना चाहो ज़िंदगी और जोक में, तो अच्छा नाटक बन सकता है। बिंबात्मक रूप भी है कि आप अगर नाटक नहीं भी बनाओ, तो आपके सामने तैर जाए। क्या तैर जाए? ज़रा-सा मैं बताता हूँ। जो भी मैं बात बोलूँगा आपके सामने नहीं तैरेगा तो बताना। रजुआ का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, कठपुतली की भांति डोल-डोल कर। वो मतलब समझा रहे हैं कि एक इंसान कैसे डोल रहा है या फिर अपनी बात बताने के लिए कठपुतली की भांति डोल-डोल कर। अब आपके सामने अगर कठपुतली चल गया, मतलब रजुआ क्या कर रहा है वो चल गया। आसमान से टपट टपक कर बेहोश हो गया हो। मतलब बेहोश होना सिर्फ ऐसा नहीं, बेहोश होना आसमान से टपक कर मतलब अब अधमरे जैसी स्थिति। आगे चुपचाप नाक से हवा खींच-खींच कर प्राणायाम। तो अब अगर मैं बोलता प्राणायाम तो आपको कुछ नहीं दिखता। लेकिन मैं अगर बोलता चुपचाप नाक से खींच-खींच कर, हवा खींचकर प्राणायाम, तो अब आपको समझ आया धीरे-धीरे अनुलोम-विलोम की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। अगर मैं बोलता पेट नांद की तरह फूली थी, तो अगर मैं बोलता पेट फूला है, तो आपको कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर लेखक लिख रहे हैं कि पेट नांद की तरह फूली थी, तो अगर आपने नांद देखा होगा जो जिसमें भूसा खाती हैं गाय या भैंस वगैरह, तो आपको सामने दिख गया होगा रजुआ का पेट कैसे हो गया। लिखते हैं कि लालची कुत्तों की तरह। तो लालची अगर बस लिखते हैं कि रजुआ लालची इंसान है, तो लालचियों की तरह, ऐसा लिखते नहीं समझ आता। लेकिन अगर बोल रहे हैं लालची कुत्तों की तरह, तो आपके सामने वो जो लार है, टपक रही होगी। या फिर आगे लिखते हैं सुअर की भांति चापुड़-चापुड़ खा रहा था। तो आप सारे बिंब बन रहे हैं कि कैसी स्थितियाँ हैं। हलवाई की दुकान पर लटके लैंप की तरह खोपड़ी। लटके लैंप की तरह वो जो हलवाई की दुकान में लैंप होता है ना, उसको आप देखोगे उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो काला पड़ जाता है लेकिन फिर भी जलता है। तो वही है कि हलवाई की दुकान पर लटके लैंप की तरह खोपड़ी और ज़िंदगी की तुलना जोंक से की गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी चीज़ को बिंबों के सहारे प्रस्तुत कर दो, बिल्कुल साफ-साफ झलकने लगे, तो वो होती है कहानियाँ। अब जैसे आपसे अगर बोला जाए फ़िल्म की दृष्टि से जो ज़िंदगी और जों की कहानी है, उसको आप बताओ। तो शिल्प की दृष्टि में आप भाषा को बताओगे और जब भाषा को बताओगे, तुम बिंबात्मकता बताने जाओगे। तो अगर मैंने 8-9 एग्ज़ाम्पल दिए, तो उसमें 2 एग्ज़ाम्पल भी आप डाल दिए, तो वो आपका उत्तर बेहतर हो जाएगा। देश काल वातावरण क्या है? वही संपूर्ण स्थित कुछ मास में घट गई। एक कस्बे के लोग हैं जिनका स्वभाव और वातावरण ही पूरा देश काल वातावरण है कि एक इंसान पहले तो अपनी जो गलती है, उस गलती को किसी भी कमज़ोर पर डाल देगा, चाहे उसको आप मछलियाँ समझ लो, जो कमज़ोर है उसी पर अन्याय होगा। आप ये समझो कि किसी का फ़ायदा उठाना जैसे अगर आपको कार्य कराना है, तो 2 रोटी देकर आपके लिए अब रजुआ रज्जू हो गया। या फिर जब आपके साथ जुड़ेगा या फिर जब थोड़ा बहुत वो ज्ञान देने लगेगा जो उसके दर्शन नहीं है, बस जीवन ज्ञान है, तो आप उसको रज्जू भगत के रूप में बोलोगे। तो वही चीज़ें हैं कि आप नाम भी बदलते हो अपने स्वभाव के जैसे। तो ये देश-काल वातावरण में उद्देश्य तो आप समझ ही रहे हो कि व्यक्ति के जीवन जीने की जिजीविषा। और पिछले साल शायद 2024 में सवाल भी आया था कि ज़िंदगी और जोंक कहानी में जो रजुआ का या फिर जो भी उसका नाम लिखा होगा उसमें, तो उसकी जो जिजीविषा है, वो हर इंसान की जिजीविषा है। ऐसा सवाल आया था, तो सही बात है, जिजीविषा पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कार्य के लिए इंसान गाली तक भी खा सकता है कि कार्य मिलेगा, तो खाना मिलेगा। खाना मिलेगा, तो उसको गाली दे लो या फिर 4 लात मार लो, तो वो भी चलेगा। जिजीविषा जब वो थोड़ा सेटल हो जाता है, सेटल का मतलब है ये नहीं कि ठाठ-बाट बन जाता है। 2-4 पैसे आने लगते हैं, सबके घर काम करने लगता है,
थोड़ा मजबूत हो जाता है, तो थोड़ा-सा ख़्याल आता है कि रजुआ शादी करेगा। तो वहाँ पे भी जिजीविषा है। फिर वहाँ पे बोलता है, "क्या है पागल राम, भात खाओगी?" मतलब साथ की चाह तो है एक इंसान को, भले उसको आप पागल बोलो, भले उसको आप जो भी आधार दो, इंसान की जिजीविषा तो रहेगी, चाहे साथ रहने में हो, चाहे वो अकेला रह रहा था, तब रहने में हो। पहले खाने के लिए कर रहा था, अब वो घर बसाने के लिए कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अगली बात कि जब इंसान के पास अभी समझो कि आप शुरू-शुरू में कहानी पढ़ोगे, तो उसका उतना उत्साह नहीं रहता। खाना है तो अगर 2 वक़्त की रोटी उसको मिल गई, तो काम नहीं करेगा। लेकिन अब उसके पास पगली भी उसके साथ है, तो जब उसके साथ पगली है, तो अब उसके पास काम करने के लिए एक उद्देश्य बना, उसके लिए उत्साह हुआ। तो जब उत्साह हुआ, तो यहाँ पे जिजीविषाएँ और बेहतर होती हैं। जैसे कहा नहीं जाता कि एक उद्देश्यहीन इंसान राक्षस की तरह हो जाता है। तो जब उसके पास उद्देश्य हो गया, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है और बढ़ गई और जीने की इच्छा में अब ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वो पैसे भी जोड़ रहा है। लेकिन पगली के साथ जैसा भी है वो कहानी आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा समझ आएगा। और क्या उद्देश्य है इस कहानी? उद्देश्य तो ये है जीवन की जिजीविषा। दूसरा उद्देश्य स्वयं जो मोनोलॉग होता है लेखक का कि बताता है मैं प्रतिष्ठित हूँ, लेकिन मैं प्रतिष्ठित नहीं हूँ। समाज में भले मेरा जो कैरेक्टर है ऐसे माना जाता है कि शुक्ल जी या फिर द्विवेदी जी या फिर शर्मा जी शायद हैं। तो भले ही मेरे नाम के पीछे जी लग रहा है, लेकिन वास्तव में मैं निम्न वर्ग हूँ और जो जीवन के लिए जिजीविषा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो उच्च वर्ग है। वो देख पा रहा है एक इंसान की या फिर पगली के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ, तो उस स्थिति को वो समझ पा रहा है और मनुष्य अगर जीना चाहता है तो उस जीने में दूसरे का जीना हराम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उच्च वर्ग है या फिर बड़ा समाज है तो अपने जीने के लिए दूसरे के जीने का जो जीना हराम कर देते हैं, वो स्थितियां रजुआ में नहीं है। वो जीना चाहता है, साथ में अपने साथ एक स्त्री को भी जिंदा रखना चाहता है या फिर उसको भी एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। तो ये कथा का उद्देश्य कि एक निर्धन व्यक्ति जीवन पर आधारित संपूर्ण कहानियाँ, पात्र वगैरह समझ ही रहे होंगे। सर तो इसमें ये सारी चीज़। सर इसमें जैसे आपने सर बताया, तो इसमें तो उनकी जो रजुआ होता है, तो रजुआ का सभी लोग तो हेल्प करते हैं, लेकिन जब उसको इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि वो सर सभी को हेल्प करता है, कुछ पैसे दे देते हैं तो कुछ ला देता है हाँ, सर। वही मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए दूसरे की ज़िंदगी खराब कर रहा है या फिर दूसरे को बिल्कुल ऐसा समझ रहा है कि ये इंसान मशीन है। तो वो पूर्वाग्रह बनता रहता है। पूर्वाग्रह जैसे एक लाइन समझ लो, एक लाइन यहाँ पे ये है कि नीच और नीबू को दबाने से ही रस निकलता है। नीच को रजुआ को नीच बोलते हैं। हालाँकि कहानीकार यही समझाना चाहता है कि नीच वास्तव में रजुआ नहीं है, जो उच्च बने बैठे हुए लोग हैं, तो वो हैं। तो यहाँ पे ये जो पूर्वाग्रह है ना कि नीच को जितना दबाएँगे उतना रस निकलता है, वही रजुआ की ज़िंदगी का संपूर्ण आयाम या फिर जैसे आप जोंक को देखो ना, तो जब ज़िंदगी से जोंक को अलग करना होगा, तो आप उसमें नमक डालते हो या फिर जब आपको जोंक को कहीं से भी दूर होगा, नमक डालते हो। तो वहाँ पे वो फिर सारी बातें सिर्फ़ बिंब के स्तर पर नहीं है, कुछ बातें मन के भी स्तर पर हैं कि हाँ, ये सिर्फ़ इतने से नहीं जुड़े, इसका एक और पूर्वाग्रह मिलता है। चमार सियार डाँट-डपट पाते ही रहते हैं। मतलब उनके लिए या फिर उच्च समाज के लिए ये बातें नॉर्मल सी हैं कि हाँ, ऐसा ही है और ऐसे ही करने से चीज़ें दिखती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर उनकी बातें अब मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता क्योंकि आपके लिए भी कुछ आधार बन जाए कि हाँ, ये बातें पढ़नी हैं। अब बताओ, जो एक दुनिया समानांतर था, चाहे नामकरण का आधार हो, चाहे तत्वों के आधार पर समझाना हो, चाहे वर्ग के आधार पर समझाना हो या फिर चाहे किसी कहानी को लेकर आपको क्लियर करना हो ज़िंदगी को। तो उस आधार पर आप क्या अब कहानियों को नहीं बता सकते या फिर अगर कहो तो एक कहानी और ले लेते हैं, 5-10 मिनट में समझा सकता हूँ अगली कहानी को भी। बताइए? सर दूध और दाव सर, इसको सर समझाइए ना सर, थोड़ा सा इसको कर रहे थे, इसको ही तो कहानी को ले लेते हैं।
दूध वाला सर। दूध और दबाव। दूध और दावा। एक मिनट, जस्ट पेज में कहानी खोली। कौन से पेज में कहानी है दूध और दवा? एक सर बता रहा हूँ सर। हाँ, पेज इसमें नंबर दो तो सौ सर 237 पे सर। इसमें 251। हाँ, तो जो मार्कंडेय की कहानी दूध और दवा है, आप सारी स्थितियां, मैं ज्यादा कहानी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 3-4 पैरा पढ़ूंगा, उसी पैरा से सारे आधार समझते हैं और क्या उसके पीछे दर्शन लग रहा है। चाहे आप मार्क्सवाद रिलेट करो, चाहे आप उपयोगितावाद रिलेट करो, या चाहे आप ये करो कि एक जो कमजोर वर्ग होता है ना, कितनी भी मेहनत कर ले, वास्तव में वो दो स्थितियों से या फिर दो परिस्थितियों से संघर्ष नहीं कर सकता। मुझे कहानी सही से याद है, तो इस कहानी का ये मतलब है कि एक लेखक है जो लिखना चाहता है, पर वास्तव में उसके जो घर की समस्याएं हैं, वो घर की समस्याएं उसको बेहतर होने नहीं देती। जैसे शुरुआत का पेज ही है, बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम से पहले लगता है कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। ये लाइन आपको क्या समझा रही है? जब आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख होता है, या फिर आपकी जिंदगी जो होती है बहुत ज्यादा संघर्षों से पीड़ित होती है, तो वहां पे कुछ पल का सुकून हो या फिर कुछ पल का जो आनंद हो, आप सोचते हो कि इस आनंद के साथ रह लिया जाए। जैसे यही सच है कहानी में। जब जो निशीथ है उसकी एक लाइन, हालांकि मैं कहानी रिलेट नहीं कर रहा, मैं बस लाइन को बता रहा हूँ। जब निश्चित है वो पूरा दिन लिखता रहता है, एक कवि टाइप इंसान है, और जब कवि टाइप इंसान है तो उसके लिए एक चीज जरूरत होती है, थोड़ा सुकून। अब चाहे वो दीपा के साथ जो पल बिता रहा है उसके लिए सुकून हो, या फिर चाहे वो स्वयं जहां पे भाग रहा होता है उस भागने से सुकून हो। तो वो कहता है कि इन खूबसूरत पलों को अनकहा ही रहने दो दीपा। इसका मतलब यही है कि जब संघर्ष जैसी चीजें होती हैं, या फिर जब जिंदगी में आराम जैसी चीज नहीं होती है, तो कुछ देर की प्यारी सी बात के साथ लगता है कि कितना अच्छा हो कि इसके साथ ही मैं बना रहूं आगे। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात भी मैं लोगों से करता हूँ और दूसरों से यही भी चाहता हूँ, पर यह सब तभी होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं है तो में मेरे बीवी बच्चे शामिल नहीं हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी भीड़ में खड़ा हूँ और असह्य ध्वनियां मेरे कानों के पर्दे को छेदने लगती हैं। मतलब आप किस चीज को लिख रहे हो? आप इसी समाज को लिख रहे हो, और आपको इस समाज को अगर लिखना है, इस समाज में आपको रहना है, तो इस समाज के अनुभव ही आपको लेने पड़ेंगे। और इस समाज में मैं अपनी बीवी बच्चों को भी में रखता हूँ। ऐसा वो लेखक जो है वो कह रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीजें असह्य हो चुकी हैं। जैसे अ, थोड़ा और बड़ी बात करते हैं, टी इलियट लिखते हैं, देयर आर सेपरेशन बिटवीन अ मैन हु राइट्स एंड अ मैन हु फील्स। यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं हैं यहाँ, या फिर एक भिन्नता है, एक रचनाकार में जो रचता है और एक भोक्ता में जो भोग रहा है। तो वही चीज होती है, एक रचनाकार भले दुख भरी कहानियां लिख दे, लेकिन वास्तव में जब तक वो सुख के क्षण में नहीं रहेगा तो वो दुख भरी कहानियां नहीं लिख सकता। मान लो उसको कोड़े पड़ रहे हैं तो वो नहीं लिख सकता कि वाई आई एम एथिस्ट। भगत सिंह भी नहीं लिख सकते। भगत सिंह को अगर जेल में सुकून मिला है तभी वो लिख सकते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो वही बोल रहे हैं, जैसे क्या होता है कि मेरे कानों के पर्दे को छेदने लगती है, मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूं, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूं इनका? मतलब एक इंसान जो है कभी सोचता है कि मैं अगर अच्छा हूं, या फिर मैं अगर अपनी परिस्थितियों के लिए जी रहा हूं, तो मुझे अपनी परिस्थितियों में जीना है, तो मैं भागकर अपने कमरे में चला जाऊं। पर उन आंखों का क्या, जो आंखें मुझसे आस लगाए बैठी हैं, मेरे लिए सोच रही हैं कि मैं उनके लिए दूध और दवा का इंतजाम करूंगा, तो उन आंखों का मैं क्या करूं? मैं भाग तो जाऊं,
पर क्या मैं उन आँखों से भाग पाऊँगा? देखते हो, अब मुन्नी भी के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं है कि बात मेरे गहरे तक नहीं उतरती। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए छोटी मोटर तक खरीदना चाहता हूँ। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी कैसी विचित्र लालसा है, जो कभी पूरी होती ही दिखाई नहीं देती। मतलब एक इंसान ऐसा नहीं है कि सामने आप बताओ कि आप देख रहे हो मुन्नी को भी अब दूध की जरूरत है। दूध का ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मुन्नी को एक मोटर गाड़ी भी दे दूं, और मैं चाहता हूँ एक गुलाबी कलर की फ्रॉक पहन के दौड़ते हुए लड़खड़ाते हुए वो मेरे पास आए। लेकिन मैं किस चीज से जूझ रहा हूँ? परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ। मैं उस चीज से जूझ रहा हूँ, जैसे अभी हम भाग दौड़ भरी जिंदगी देख रहे थे ना, ये दूध और दवा उसी वर्ग में आती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान पूरा दिन पूरी रात भाग रहा है, पूरी रात दौड़ रहा है, लेकिन उसकी जो लालसा है, छोटी सी लालसा, वो उसको मिलने को नहीं है। दूसरा पैराग्राफ। सुबह सुबह बिस्तरे से उठते ही वह जोर जोर चीखने लगती है जब उसकी माड़े से सूजी आंखें, माड़े मतलब मैदा, समझ लो मैदा सूज सा जाता है या फिर मैदा थोड़ा फूल सा जाता है, तो माड़े से सूजी आंखें और भी सूजी होती हैं। आंखों में उसके दिक्कत है मुन्नी के। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है। डर लगता है कहीं मुन्नी माँ की पतली लंबी किस्तों सी आंखों का पुराना छेद फिर ना खुल जाए, और सवेरे सवेरे ढूंढने उतारने का मामांतिक पीड़ा से मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़ता है। जब इंसान एक लेखक होता है तो लिखेगा बहुत गहरा, सही बात है, लिख सकता है, लेकिन वो तभी लिख सकता है जब उन परिस्थितियों से जरा सी उसको राहत मिले। मान लो अगर मुझे बहुत ज्यादा दुख है, मैं उस दुख को व्यक्त कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, गुलजार बन सकता हूँ, मैं जॉन एलिया बन सकता हूँ। पर जॉन एलिया गुलजार बनने के लिए थोड़ा सा सुख का क्षण या फिर सुकून का क्षण चाहिए। सुबह उठते ही माड़े सी आंखें सूजी देखती हैं तो मेरे जो भाव है ना, भाव भी उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं, उन्हीं सूजन में कहीं फंस जाते हैं, और लगता है कि किस्तों सी आंखों मतलब को एक प्रतीक समझो कि जैसे जो दवाएं हैं, वो जो लेखक करा रहा है या फिर जो मैं करा रहा है, वो किस्त लेकर या फिर कर्ज लेकर करा रहा है या फिर जैसे करा रहा है, तो उसकी आंखों का पुराना छेद फिर कहीं ना खुल जाए। आंखों के साथ ऐसा होता है कि 6/6 तो होती हैं, लेकिन अगर आप उनकी जल्दी दवाएं नहीं कराते तो वो छेद बढ़ने लगता है और वो फिर कम हो जा मतलब धीरे धीरे जो आपकी आई साइट है कम होने लगती है। और जैसे आप मतलब ये होगा कि दवाएं अगर आप आधे बीच में ही छोड़ दो तो हो सकता है कुछ समय बाद वो छेद या फिर वो जो दिक्कत है फिर बढ़ने लगे। तो वही थोड़ी गहराई से समझाया है। इस पीड़ा के चक्कर में मैं लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूँ। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूंगा। पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता हूँ। तुम जो इस कड़ी जमीन की चुभन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले झिलमिलाते लोक के में खींच लेती हो। तुम्हारे सीने के बीच लगता है मुझे, शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है। मकड़ी के जाले की तरह तनना ये भी एक प्रतीक ही है, जहाँ पे मकड़ी का एक जाला तनना समझो कि अगर आप किसी भी कोने से भी अगर उस जाले के हिस्से को तोड़ते हो तो वो जाला ढीला हो जाता है। तो बात मकड़ी मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंखें बंद रखने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता। और मैं और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूँ। आखिर इन दोनों को हर कदम शिकायतें क्यों रहती हैं? क्यों इन दोनों के सीने में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है? खारे पानी का मतलब है खारा पानी अक्सर उफान करता रहता है या फिर उसमें एक जो खारापन होता है ना वो बना रहता है। अगर वो मीठा पानी होगा वो स्थिर रहता है, शांत तरीके से गतिमान रहता है। लेकिन खारे पानी में जैसे कहा भी जाता है कि अगर अगर आपको तैरना सीखना है तो समुद्र में आप आसानी से तैरना सीख सकते हो। तो ये बात है खारे पानी फंसने लगता है। आखिर इन दोनों आगे मैं इन
विनाशकारी लहरों को दुनिया को जाते देखने के लिए व्याकुल हो उठता हूँ, पर हल्की सी मुस्कुराहट या वह भी नहीं हो पाती। बस मुलायम कलाइयों को पकड़ और उस समय कुछ और सुनने की बात ना जाने दो। मतलब एक तरह से पूरा भाव ये समझो कि जो लेखक है वो लिखना चाहता है, पर उसकी जो सामाजिक या फिर जो उसकी घर की स्थिति बन चुकी है, उस स्थिति में वो दो दुविधा में है। वो दूध और दवा का इंतजाम करे या फिर दूध और दवा का इंतजाम करे। दोनों बातें अलग अलग हैं। दूध और दवा का इंतजाम तभी हो पाएगा जब वो उनका इंतजाम कर पाएगा, ना कि वो उसके बारे में सोचता रहेगा। तो ये बातें हमें समझ आती कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दूध और दवा में समझनी चाहिए। चाहे आप यहाँ पे ये सोच लो कि गरीबी है और उस गरीबी के कारण सामने वाला उठ नहीं पाता, या फिर आप दूसरा कोई काम करना नहीं चाहते, इस कारण से किसी भी परिस्थिति से बंधे हुए। भाषा की बात करो, भाषा अच्छी है, पर बिंब बनाने के लिए जो शब्द आए हैं, वो शब्द भी काफी अच्छे और गहरे मालूम होते हैं। और भी अंतर्द्वंद है, और ये अंतर्द्वंद ऐसा नहीं है कि मन का अंतर्द्वंद और बाहर का अंतर्द्वंद। ये अंतर्द्वंद बाहर का और बाहर का ही अंतर्द्वंद है, जहाँ पे एक तरफ पे आपको अपना परिवार भी प्रिय है और दूसरा कि आपको वो आपका लिखना, आपका पढ़ना वो भी प्रिय है। तो ये अंतर्द्वंद का बनना हो या फिर जो भी चीजें हैं, उद्देश्य जिस भी उद्देश्य से कहानी लिखी गई है, तो ये उद्देश्य पूरे होते हुए साफ दिखाई पड़ते हैं। तो ये पूरा भी अगर समझना चाहो तो समझ सकते हैं, पर इतनी जरूरत नहीं है। थोड़ा आप पढ़ो, समझो, उत्तर लिखो और फिर जो भी आए यहाँ पे भेजो। हाँ सर, और पहले कोई से डाउट? नहीं सर, पहले से जिस कहानी को पढ़ा था पहले से इसमें बहुत बेहतर समझ में आया। मैं सर बीच में थोड़ा उलझा गया था कहानी को पढ़ते समय की समझ में, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। शुरू में समझ आया, थोड़ा बीच में दिक्कत हुआ था। कहानी में देखो, कहानी में मत खो, कहानी के भाव में खो कि कौन कौन सा भाव है। चाहे आप एक पन्ना लेके बैठो कि जो आपको महसूस हो रहा है कि ये भाव है, उस भाव को आप लिखते रहो। और वहीं पे पन्ने पे अगर उतर गया तो आपके मस्तिष्क पर भी आसानी से उतर जाएगा। अगर आपको पढ़ते हुए महसूस हो गया कि यहाँ पे गरीबी की चरम स्थिति है, जहाँ पे एक तरफ तो उसकी भी लालसा है कि सिर्फ दूध नहीं, मैं तो चाहता हूँ गाड़ी भी दिला पाऊँ, मोटर भी दिला पाऊँ, और एक फ्राक में लड़खड़ाती हुई मुन्नी अगर आएगी तो अच्छी लगेगी, पर ये लालसा मन में ही रह जाती है। तो ये चीजें अगर आप समझ पाते हो कि क्या बात लिखी गई है, इसके पन्ने में उतार पाते हो, मतलब आप समझ गए। तो ऐसे कहानी हम्म। पढ़ोगे तो ज्यादा है। हाँ सर, होरी की तरह दिखाई देता है इसमें भी, तो उससे कल्पना ही रह जाता है, पूरा ही नहीं होता, इसमें भी वही दिखाई देता है। हाँ, तो आज शायद बहुत ज्यादा हो गया, अब बात करते हैं। कोई और डाउट हो तो कल पूछ लेना। कल हम मैला आंचल पढ़ते हैं कल। एक दिन में सर बहुत ज्यादा हो पा रहा है नहीं सर, आधार तो समझ